जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण सर के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से कि अध्याय 6 तक हम लोग पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं विस्तृत से डिस्कशन के साथ। हम लोग आज के क्लास में हम लोग सिर्फ अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक को सिर्फ क्वेश्चन को फास्ट रिविजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अध्याय 1 से। अध्याय 1 में जो है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन जो है, प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? तो प्राचीन काल के लोग पढ़ चुके हैं, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला नंबर दिया है, प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे, तो ये गलत है क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, ये रॉन्ग हो गया। बाकी 2 नंबर में दिया है, ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों से उत्पादों को संग्रह करते थे, सत्य है ये कार्य करते थे उस समय। तो 2 सही है, यानी कि केवल बी, ये जो बी ऑप्शन है ये सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन से सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में स्थित है? ठीक है, कौन से हैं? तो उत्तर पश्चिम की तरफ क्या सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ उपस्थित है, स्थित हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें बोल रहा है सही नहीं है, असत्य ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, पहला नंबर, स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले चावल को उपजाना शुरू किया था या प्रारंभ किया था, तो यह गलत है। गेहूं का जो है सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किया था, गेहूं और जौ को, इसलिए यह चावल नहीं, तो ये पहला ही गलत हो गया। इसमें सही कथन यानी कि असत्य कथन चुनने के लिए बोल रहे हैं, तो पहला तो असत्य है। दूसरे नंबर में उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया है, ठीक है, ये भी सत्य है, ये सब कार्य किए थे। तो एक असत्य है, तो असत्य चूज करने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो किस क्षेत्र में? विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में क्या कृषि का विकास, अधिक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में नदियों और उसके सहायक नदियों को मिलान करें। नदी और उसका सहायक नदी जो है वो मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। तो गंगा नदी का जो सहायक नदी है वो सोन नदी है, तो गंगा का सोन हो जाएगा। फिर सिंधु नदी का जो सहायक नदी है वो चिनाव नदी है, तो डी में आ जाएगा। फिर कृष्णा नदी का जो सहायक नदी है मूसी नदी है, तो ये ए में मिल जाएगा। फिर यमुना नदी का सहायक नदी चंबल नदी है, तो ये सी में मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फिर देख लीजिएगा इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है? तो गारो पहाड़ी स्थित है, तो गारो पहाड़ी जो स्थित है वो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र था प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में? तो वो था मगध, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है? तो उपमहाद्वीप का जो प्राकृतिक सीमा नहीं बनाती है वो कौन सा है? वो हो जाएगा बांध ही एक ऐसा चीज है जो कि प्राकृतिक सीमा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो हमको पता है कि पाकिस्तान ये दक्षिण उपमहाद्वीप में आता है, श्रीलंका भी और बांग्लादेश भी, लेकिन चीन जो है वो उत्तरी उपमहाद्वीप में आता है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो सही कथन का है पहला में, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, तो ये तो सत्य है, ये सब क्या उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है, उपमहाद्वीप का ही निर्माण करता है। ऑप्शन 2 में क्या है, समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों से, इसमें असत्य बोल रहा है या सत्य? सही कथन यानी कि सत्य बोल रहा है। तो समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो ये भी सत्य है, ये सब होने के कारण इसे क्या कहा जाते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। फिर 3 में क्या करा, प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने
संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। तो ये भी सत्य है, जो भी जानकारी किसी को होता था तो एक दूसरे के बारे में विचार करते थे, तभी तो इतना अभी विकास हुआ है। अगर ऐसा विचार नहीं करते तो अभी तक में ये सब जानकारी नहीं होता, इतना इतना नया नए वस्तु का निर्माण हुआ है। तो वो कैसे हुआ है? जब एक व्यक्ति को पता चल गया कि ऐसे बनता है ये चीज़, इसका निर्माण इस तरह का होता है, तो दूसरे व्यक्ति के साथ भी साझा करते थे, तभी अभी इतना विकास हो पाया है। तो ऑप्शन 3 भी सही हो गया। अब 4 में कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आस-पास के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी कहा जाता था। नहीं, ये तो मगध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये तो गलत हो गया। तो उज्जैनी नहीं उज्जैनी नहीं कहा जाता था। तो ऑप्शन 4 जो है ये गलत हो गया। तो हम लोग को चूज करना है सही कथन। तो सही 1, 2, 3, तो ऑप्शन ये बी में तीनों हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, निम्नलिखित में इंडिया किस शब्द से निकलता है? तो इंडिया जो है ना, तो यह इंडस से निकलता है, इसको शॉर्ट में इंड भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करें। इसमें सत्य नहीं, असत्य कथन को चयन करने के लिए बोल रहा है। तो पहला में कह रहा है, इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये तो सत्य है, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकलता है, इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। ये भी सत्य है, उत्तर पश्चिम के लोगों के लिए रहने के लिए एक समूह था उस समय, जिसका नाम उस समूह का नाम भारत रखा गया था, इसलिए देश का भी नाम भारत रखा गया, ये हिंदी में कहा जाता है। फिर ऑप्शन 3 में, पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र के उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो ये भी सत्य है, हम लोग जो इसका लॉन्ग वीडियो है वो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा विस्तृत से इसको पढ़ चुके हैं। तो वो विस्तृत अगर जो भी नहीं पढ़े हैं, वो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है इसका वीडियो, तो वहाँ जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं, अध्याय बार अध्याय दिया हुआ है। तो वो अगर पढ़ लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो इसमें जो है हम लोग फर्स्ट रिवीजन के तौर पर सिर्फ क्वेश्चन को ही पढ़ रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर 4 क्या करा, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित पूर्वी प्रदेश भूमि प्रदेश को भारत कहा है। तो ये भूमि प्रदेश किसमें, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में। तो ये तो असत्य बोला है, तो ये असत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 किसमें है, बी में है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, पांडुलिपि निम्न में से किस पेड़ की छाल से बने होते हैं? तो ये जो होते हैं वो हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ के छाल से पांडुलिपि बने जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, निम्नलिखित में पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। तो पांडुलिपि कहाँ पर प्राप्त होती हैं? मंदिरों और विहारों में। विहार यानी कि प्रांत होते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के जितना भी अनुयायी लोग थे, तो यही विहार के क्षेत्र में रहते थे। तो ये मंदिरों और विहारों में ही पांडुलिपि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में असत्य कथनों का पहचान कीजिए। तो असत्य कथन का पहचान करने के लिए बोल रहे हैं। तो 1 नंबर में बोल रहा है कि पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। तो ये सत्य है, ये सब मिलती थी पांडुलिपि में। फिर 2 में बोल रहा है कि पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। ये भी सत्य है, पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में ही प्राप्त होती हैं। फिर 3 में बता रहे हैं कि प्राकृतिक भाषा प्रयोग उच्च वर्गों के लिए क्या लोग के करते थे। तो ये गलत है, क्योंकि प्राकृतिक भाषा का जो प्रयोग होता था वो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता था। उच्च वर्गों के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, इसलिए ये असत्य बोल रहे हैं। तो असत्य 3 नंबर में है, तो 3 नंबर किस में है, बी में। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है, ठीक है, और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ये जो शिलालेख था वो 2250 वर्ष में बनवाए गए थे, और वो कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान और कंधार के क्षेत्र में। अभी जो चला गया अफगानिस्तान और कंधार के क्षेत्र में चला गया है। तो ये कौन सा राजा थे जो कि ये बनवाए गए थे? तो ये थे अशोक, राजा अशोक थे, जो कि इन्होंने क्या, ये शिलालेख बनवाए गए थे। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनें। इसमें बोल रहे हैं सही कथन का चूज करने के लिए
तो पहला नंबर में बोल रहा है कि प्राचीन काल में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न है। ये तो सत्य है, सही है। राजा और रानियों से तुलना कृषक के बारे में अगर किया जाए तो बहुत भिन्न है, तो यह सत्य है। दूसरा में बोल रहा है अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे। तो ये भी सत्य है, क्योंकि ये अधिकांश लोग जो था अंडमान निकोबार के क्षेत्र के, तो ये क्या मछली पकड़ करके ही शिकार करके उसको पकाकर खाते थे। अब ऑप्शन नंबर 3, ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। तो ये तो गलत है, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसा पूर्व नहीं, ईसवी के रूप में जानी जाती हैं। तो ये 3 नंबर गलत है। 4 में कह रहा है कि शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। ये तो सत्य है, क्योंकि शहर में तो खेती कर नहीं सकते हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता है किसी भी खाद्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें सत्य जो है, सत्य कथन चुनने के लिए बोल रहे हैं, तो सत्य 1, 2 और 3 है। तो 1, 2 1, 2, 4 है। 1, 2 और 4 जो है ऑप्शन सी में है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो ईसा मसीह हैं, तो ऑप्शन सी आंसर है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? तो ये ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए में है तो आंसर हो जाएगा ए। तो ये था अध्याय 1 का सभी क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन कर चुके। अब हम लोग अध्याय 2 का सभी क्वेश्चन को हम लोग स्पीड से रिवीजन करेंगे। तो आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, अध्याय 2 में है आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है। अध्याय 2 का पहला क्वेश्चन जो है वो निम्न में से आखेट का अर्थ है। तो आखेट का अर्थ होता है शिकारी करना, तो ऑप्शन सी में शिकारी है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में निम्नलिखित में से आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन का इस्तेमाल कैसे करते थे? तो कैसे करते थे? शिकारी करते थे, सही है। मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, ये भी सत्य है। फल फूल दाने पेड़ पौधे इकट्ठा करते थे, तो ये भी सत्य है। शिकारी लोग ये सब कार्य करते थे, तो उपरोक्त में से सभी, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था? कहा कि शिकारी जो खाद्य संग्रह खाने के लिए जो वस्तुएं प्राप्त करते थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए घूमना पड़ता था। क्यों? देख लीजिए, एक स्थान पर ज्यादा दिन रहने से भोजन समाप्त होने के कारण, सत्य है। जब भोजन समाप्त हो जाता था तो दूसरे स्थान जाना पड़ता था। बी में है शिकार के लिए जानवरों की तलाश में, यह भी सत्य है। शिकार के लिए जानवरों की तलाश में बहुत दूर दूर तक शिकारी चले आते थे। उसके बाद सी में है पानी की तलाश में, यह भी सत्य है। जब एक स्थान में पानी का खत्म हो जाता था तो दूसरे स्थान जाना पड़ता था, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो तीनों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है, देखते हैं। फल फूल काटने के लिए, सत्य है, औजारों का इस्तेमाल करते थे। हड्डियां और मांस काटने के लिए, यह भी सत्य है, औजारों का उपयोग करते थे। जानवरों का खाल उतारने के लिए, ये भी सत्य है, जानवरों का खाल उतारने के लिए भी औजारों का उपयोग करते थे। और कौन सा औजार था? पाषाण काल का जो पाषाण पत्थर जो था उसका कोर से फलक द्वारा बना दिया गया था, नुकीला बना करके, वही औजार का उपयोग करता था। और क्या चीज, जो जानवर का जो चमड़ा होता था उसको सिलने में भी कार्य इसका करते थे। किसका? पाषाण का पत्थर का। तो तीनों सही है, तीनों सही है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 5, आरंभिक लोग ऐसी जगह क्यों ढूंढते हैं जहां अच्छे पत्थर मिले? ये अभी जो बताए, पत्थर का ही सबसे अधिक उपयोग किया गया था कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, या कोई भी वस्तु को काटने के लिए। तो देखते हैं, ए में है पत्थरों से घर बनाते थे, नहीं, ये तो गलत है, पत्थर से घर नहीं बनाते थे। बी में है पत्थर का उपयोग विनिमय कार्य में किया जाता था, यह भी गलत है। विनिमय यानी कि कोई भी वस्तु को खरीद बिक्री के लिए नहीं करते थे। फिर ऑप्शन सी में है पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ ये सही है, पत्थर का जो उपकरण जो था ना बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय, तो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में भीम बेटका
का गुफाएं संबंधित हैं? तो भीमबेटका का गुफाएं क्या चित्रकारी के लिए संबंधित हैं, यानी कि रॉक पेंटिंग के लिए क्या है, भीमबेटका की गुफाएं संबंधित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें असत्य को ढूंढना है। ए में जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पुरास्थल कहते हैं, तो यह सत्य है। जहां पुराना वस्तु मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पुरास्थल कहेंगे। बी में जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं, ये भी सत्य है। सी में आरंभिक लोगों ने आग जलाना नवपाषाण काल में सीखे हैं, ये भी सत्य है। डी में है राख का अवशेष कुरनुल की गुफा में मिलते हैं, ये भी सत्य है। तो सभी सत्य हैं, तो इसमें बोल रहा है असत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो एक भी असत्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस पूरा स्थल से राख का अवशेष मिलता है? तो यह कुरनुल से राख का अवशेष मिलता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से आरंभिक लोग आग का उपयोग किस लिए करते थे? तो किस लिए करते थे? प्रकाश के लिए, सत्य है। मांस भूनने के लिए, ये भी सत्य है। खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ये भी सत्य है। यानी कि सभी सत्य हैं, तो प्रयुक्त में से सभी आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बदलती जलवायु के कारण आरंभिक लोग के जीवन में कौन से बदलाव आए? देखते हैं कौन से बदलाव आए। एक नंबर में कह रहा है कि कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनाने लगे जिससे जानवरों के संख्या में वृद्धि हुई, सत्य है, यही बदलाव हुए थे। 2 नंबर में कह रहा है जानवरों को पालतू बनाने लगे, ये भी सत्य है, जब मैदान घास का होने लगा तो पालतू भी जानवर अधिक बनाने लगे। फिर क्वेश्चन ये ऑप्शन 3 में कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान अनाज उगाने लगे, ये भी सत्य है। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि 8000 साल पहले पशुओं को कृषि की शुरुआत हुई, नहीं, यह सत्य है। तो ये जो है ऑप्शन 1, 2, 3 सी है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, आरंभिक लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया था, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फिर 12 में निम्नलिखित में से आरंभिक काल के घरेलूकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? घरेलूकरण, घरेलू में उपयोग करने वाले जो हैं वो कौन सा कथन सही है? तो 1 में कराएं लोग उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है, सत्य है। फिर 2 में बड़े दाने वाले पौधे को चुनते थे जिससे भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन किए जा सकते थे, ये भी सत्य है। उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर हिंसक होती है, गलत है। हिंसक वाले जानवर को चुना नहीं जाता था पशुपालन के लिए, कौन सा? और हिंसक रूप से जो जानवर रहता था उसी को चुना जाता था। फिर ऑप्शन 4 में कह रहा है कि कृषि के अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें गेहूं और जौ है, तो ये सत्य है। तो सत्य बोल रहा है, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 12000 ईसा पूर्व हुई थी, तो यह ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आरंभिक काल में मानव अनाज का उपयोग किस रूप में करते थे? तो उपहार के रूप में, सत्य है। भंडारण के रूप में, ये भी सत्य है। खाद के रूप में, ये भी सत्य है, यानी कि सभी सत्य हैं, तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो पहला में है कि पशुपालन एक भोजन के भंडारण का एक तरीका है, यह सत्य है, भोजन का भंडारण का एक तरीका था पशुपालन का। और 2 नंबर में अनाज को भंडारण के लिए लोग मिट्टी में बड़े बड़े बर्तन या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर रखा जाता था, तो ये भी सत्य है, इस तरह करते थे। फिर ऑप्शन 3 में कृषि और पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में मानी जाती है। तो कृषि और पशुपालन का जो शुरुआत हुआ था वो नवपाषाण में हुआ था, मध्यपाषाण में तो पर्यावरणीय बदलाव हुआ था, तो ये गलत है। 4 में बोल रहा है कृषकों और पशुपालन का साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र में भारत में पाए जाते हैं, तो ये सत्य है। तो असत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो 3 है, तो 3 किस में है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये गर्तावास कहा जाता है। गर्त मतलब गड्ढा बना करके गड्ढा में, और आवास मतलब रहने का जगह, ठीक है, तो उसे गर्तावास कहते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? तो ये बुर्जुहाम के लोग जो है ना गड्ढे के नीचे घर बना करके रहते थे। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाने और भेड़ बकरी, ये भेड़ लिखा है लेकिन भेड़ बकरी पालन सीखा। ठीक है, तो ये कहाँ पर? मेहरगढ़ में। तो सबसे मेहरगढ़ में जो है पहली बार भेड़ बकरी और जौ गेहूं का खेती करना शुरुआत किए थे। तो मेहरगढ़ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। मेहरगढ़ में चकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष मिलते हैं। ये सत्य है, चकोर और आयताकार के जैसा घर मिलते हैं और प्रत्येक घर में कम से कम 4 कोठरी रहते थे, 4 रूम रहते थे। उससे अधिक रहते थे लेकिन उससे कम नहीं। तो ऑप्शन ए सत्य है। 2 में मृत्यु के पश्चात मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। ये भी सही है। मृत्यु के बाद सगे संबंधी अभी के समय जिस तरह सम्मान जताते हैं, उसी तरह उस समय भी सम्मान जताते थे। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्न में से किस स्थल से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया जाता है? ये कहाँ पर? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में जो मिला है कब्र में, तो वो मृतक शरीर के साथ ये उसका बकरी का भी उसमें हड्डी वगैरह मिला है। तो ये ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 20 था। ये क्वेश्चन 20 तक ही अध्याय 2 में है। अब हम लोग अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जो कि आरंभिक नगर इसका अध्याय 3 का है। तो अध्याय 3 का पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन चयन करने के लिए पहला कथन में है, लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई। यह सत्य है। 150 साल पहले जब लाइनें बिछा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी टाइम जो है हड़प्पा सभ्यता का भी खोज हुआ था। जो कि हड़प्पा सभ्यता में नगर में जो ईंट का निर्माण हुआ था, यानी कि ईंट जो उसमें दिया गया था, ईंट का दीवार जो था, उसी ईंट के दीवार से क्या लाइने में डाला गया था, क्योंकि मजबूत था और ईंट का दीवार बहुत पक्की थी। ये ईंट भी बहुत पक्की थी, मजबूत थी। इसी के कारण से क्या जो रेलवे लाइन बिछाया गया है, लाइन पर ईंट वही हड़प्पा से ही निकाल करके दिया गया था, नगर से। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो ये सत्य है, पंजाब के प्रांत में स्थित है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन सी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का निम्न में से हड़प्पा सभ्यता को निर्माण कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण हुआ था 4700 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो ये ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की नगरों की विशेषता क्या सही नहीं है? ठीक है, नगरों की विशेषता क्या सही नहीं है? तो ये देख लीजिए। पहला है, इस सभ्यता के कई नगर पश्चिम भाग और पूर्वी भागों में बटा हुआ था। ये तो सत्य है, पश्चिम और पूर्वी भाग में बटा गया था। ऑप्शन बी में, इस सभ्यता में ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले वाले भाग को निचले नगर कहा गया है। तो ये भी सत्य है। ऑप्शन सी में, सही सभ्यता में इमारतों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया था, जो कि बहुत ही मजबूत था। तो ऑप्शन सी क्या है? इसमें असत्य बोल रहा है, तो ऑप्शन सी, हालांकि ये असत्य है, गलत है, लेकिन असत्य बोल रहे हैं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। और टी भी देख लेते हैं। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है, यह भी तो सत्य है। तो ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य चुनने के लिए बोल रहे हैं, तो असत्य ये है, क्योंकि यहाँ पर ईंटों का जो प्रयोग हुआ था, कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, वो क्या हुआ था? पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, इसलिए यह असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है, निम्न में से किस स्थल से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है? तो कहां पर मिलता है? मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से और क्या मिला है? काली कलर का लैठी चूड़ी भी मिला है। तो डी यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हड़प्पा से नहीं मिला है, याद रखना। हड़प्पा से 837 कब्रिस्तान मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को मिलान करें। ठीक है, मिलान कीजिए। हड़प्पा से जो मिला है 837 कब्रिस्तान मिला है। फिर मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नाना घर मिला है। फिर कालीबंगा से जो
मिला है मुहारे मिला है, फिर लोथल, लोथल से जो मिला है बंदरगाह मिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोग मिला सकते हैं। कौन सा है ऑप्शन ए का 3? ठीक है, ए का 3 कौन सा है? ये है और ये है। ए का 3, 2 का 1, 2 का 1 जो है इसमें भी है, इसमें भी है। और फिर सी का कालीबंगा में 4, ये 4, सी का 4 तो इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आंसर ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो एक में है हड़प्पा सभ्यता में गहने और बर्तन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बने जाते हैं। ये सही बोल रहा है, ये सब चीजें से बने जाते थे। तो एक ऑप्शन एक, ये एक जो है 1 नंबर कथन वो सत्य है। 2 कथन में कह रहा है कि इस सभ्यता के लोग धातुओं के मुहारे बनाते थे जिस पर पक्षियों का चित्र हुआ करता था। तो ये गलत है, जो है पक्षियों का चित्र नहीं हुआ करता था, वो जानवर का चित्र हुआ करता था। तो इसमें सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है, सही कथन कौन सा हो जाएगा? केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किस रंग का प्रयोग करते थे? तो किस रंग का? तो काला रंग का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य धातुओं को तोलने के लिए किस पत्थर से बने बाट का उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो कौन सा? चाट पत्थर के बाट जो है, पत्थर जो है उसी से बाट का निर्माण करता था। तो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये है, इस तरह का चाट पत्थर है। फिर 10 में कह रहा है कि जो किसी खास चीजें को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर में, पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं लेकिन फैंस के कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फैंस क्या है? ये कैसे इसको तैयार किया जाता है, ये पूरा विस्तृत से जो पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी में भी और एनसीईआरटी 360 डिग्री में भी, दोनों में बता चुके हैं। तो वहाँ जा करके वो वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में दिया गया है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बोल रहा है कि कथन पर विचार करें, तो ये तो सत्य है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर तक निर्यात करते। नहीं, ये गलत है, निर्यात नहीं आयात करते थे। तो इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य 2 है, तो 2 किस में है? ऑप्शन बी में 2 है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में जौ और गेहूं के खेती तो हुआ ही था, इसके साथ ही साथ क्या सबसे पहली बार कपास का भी खेती मेहरगढ़ में हुआ था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो वो राजस्थान से करते थे, तो राजस्थान से आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें बोल रहा है असत्य कथन का चयन करने के लिए। तो एक में है हड़प्पाई लोग पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का निर्यात करते थे, तो यह ऑप्शन गलत है। फिर 2 नंबर में बोल रहा है कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जास्ता का मिलान करते थे, ये भी गलत है, टीन का मिलान करते थे। 2 में है टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, तो ये सही है, तो ये इससे किया जाता था। तो ये क्या 1 और 2 गलत है, इसमें असत्य चुनने के लिए बोल रहा है, तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से हड़प्पा स्थल धौलावीरा बसा हुआ है। तो धौलावीरा कहाँ बसा हुआ है? गुजरात में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें बोल रहे हैं सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहे हैं, तो कोड दिया गया है। बाकी ये 1 नंबर कथन में कर रहा है हड़प्पा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में बसा हुआ नगर है, ये तो सत्य है। फिर धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था, ये भी सत्य है। फिर 3 में है कि धौलावीरा नगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था, नहीं यह सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2, इसमें बोल रहा है सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो 1 और 2 सही कथन है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17,
हड़प्पा स्थल धौलावीरा निम्न में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो कैसे हुआ, कैसे विचार किए थे उसमें से कुछ तो तर्क दिए थे ना, जो इतिहासकार थे वो तर्क दिए थे। क्या क्या तर्क दिए थे वो देखते हैं। पहला नंबर में जंगलों का विनाश हो गया, ये भी तर्क दिए थे। फिर 2 नंबर में शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये भी तर्क दिए थे। फिर कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, तो ये भी तर्क ये तर्क नहीं दिए थे, इलाकों में बाढ़ नहीं आ गई थी। फिर 4 नंबर में भूतात्विक परिवर्तन, हाँ भूतात्विक का तर्क दिए थे। तो ये 1, 2 और 4 सत्य हैं, तो इसमें कौन सा कथन हो जाएगा? 1, 2, 4, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। फिर ये क्वेश्चन नंबर आज ये अध्याय 3 का यहीं तक खत्म हो गया। 18 क्वेश्चन दिया था इसमें, तो 18 क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। अब अध्याय 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इस अध्याय 4 में क्या है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 2 नंबर में निम्नलिखित में से वेदों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। तो इसमें वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सही है। और फिर ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना दिए गए हैं, तो ये भी सत्य है। फिर 3 नंबर कथन में ऋग्वेद में रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी, तो ये भी सत्य है। फिर 4 नंबर में बोल रहा है ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी लिपि नहीं, यह सत्य है। ब्राह्मी नहीं, वैदिक लिपि, जो कि संस्कृत से जुड़ा गया था, लौकिक लिपि, लौकिक और वैदिक कथन का, तो वो वैदिक, ये ब्राह्मी लिखा हुआ है, तो ये गलत है। तो वो बोल रहा है कि सत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं, तो ऑप्शन डी में आंसर है 1, 2, 3, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संस्कृत किस भाषा परिवार की हिस्सा है? तो संस्कृत जो है कौन सी भाषा की परिवार का हिस्सा है? तो भारत और यूरोप, यानी कि भारतीय भाषा परिवार है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो कौन सी भाषा का? द्रविड़ भाषा का परिवार है, तो यह ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाले भाषा किस किस परिवार से जुड़ी हुई है? तो किस परिवार से जुड़ी हुई है? ऑस्ट्रो और एशियाटिक परिवार से जुड़ी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला में दिया है ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, यह सत्य है। ऋग्वेद का जो उच्चारण है सिर्फ मौखिक तौर पर उच्चारण करते थे सभी कोई, और इसको पढ़ा नहीं जाता था, कोई किताब में उकेरा नहीं गया था उस समय। 2 में ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां गंगा और सिंधु के बीच संवाद नहीं हुए थे, तो ये कौन सा सत्य कथन, इनमें से कौन सा सत्य कथन है? तो ये 2 नंबर गलत है और 1 नंबर सही है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये गंगा और व्यास और सतलुज नदी से ये किए थे बात विचार। क्वेश्चन 8, ऋग्वेद में किन 2 नदियों के देवी के रूप में प्रस्तुत किए थे? कौन सा? तो ये हो जाएगा सतलुज और व्यास, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य कब पूरा किया गया था? कब? 150 साल पहले पूरा किया गया था, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, तो ये सत्य हैं। 2 में मवेशियों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई की जाती थी और लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी की जाती थी जो उपजाऊ हो तथा जहाँ अच्छे चरागाह हो, तो ये भी सत्य है। 3 नंबर में अधिकांश युद्धों में पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेती थी और उनकी अस्थायी सेना भी थी, तो ये गलत है। पुरुष तो लेते थे भाग, लेकिन स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, तो ऑप्शन 1 और 2 सत्य हैं। तो इसमें बोल रहे हैं सत्य कथन चुनने के लिए, तो 1 और 2 किसमें है? ऑप्शन ए में 1 और 2 है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? तो काम के आधार पर किन दो, राजा और पुरोहित, दो जो थे राजा और पुरोहित थे, जो कि काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेदिक काल में घोड़ों को किस काम के लिए किया जाता था? किस काम के लिए? लड़ाई के रथ को खींचने के लिए। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो किस शब्द का? तो विष यानी कि वैश्य के रूप में, और जन यानी कि लोग जो जनता थे उसके रूप में। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, दासियों के रूप में नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य इसमें चूज करने के लिए बोल रहा है। तो एक में कह रहा है कि ऋग्वेद में जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की उन्हें आर्य कहते हैं। तो ये आर्य कहते हैं, तो ये नहीं, ये आर्य नहीं कहते हैं। जो रचनाओं का जो किए थे वो, सॉरी, रचनाओं जो किए थे तो वो आर्य लोग ही क्या इसका रचना किए थे। तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कथन सत्य असत्य का बोला है, तो असत्य ढूंढना है। तो दो कथन में कह रहा है कि ऋग्वेद में पूरे समुदाय के लोग लिए विष और जन का प्रयोग किया जाता था। ये सही है, पूरे जो है विष वैश्य और जन के प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन दो भी सही है। ऑप्शन 3 में कह रहा है ऋग्वेदिक काल में राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप उसका शासक बन जाता था। ये गलत है, उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था, जबकि जो भी बहादुर व्यक्ति रहता था उस राज्य का, जो भी युवा रहते थे तो वही उसका शासक बनते थे उस राज्य का, इसलिए ये गलत है। 4 में दासियों वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और आर्य लोग अपने विरोधियों के दासियों कहा करते थे। तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसमें असत्य बोल रहे हैं, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में 3 है, तो आंसर सी हो गया। क्वेश्चन 15, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पुरोहित नहीं कहा था, पुरोहित जो पूजा करवाता था। फिर ऋषि मुनि, उसको भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? आर्य हो जाएगा। 16 में महापाषाण बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? तो कब से शुरू हुई थी? 3000 साल पहले से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से कथन सही है? तो सही चूज करना है। तो कथन 1 में महापाषाण में गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हुए हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। जिस स्थान में इस तरह का पत्थर रख देते थे, समझ जाइए कि उसके नीचे में क्या है? कब्र बना हुआ है। तो ये सत्य है। भी कथन 2 में महापाषाण पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से लगाए जाते हैं। ये भी सही है। फिर 3 में मृतकों को खास किस्म के धातुओं के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। नहीं, खास किस्म के बर्तनों के साथ नहीं, उसमें लकड़ी का बना करके उसमें दफनाया जाता था। तो ये जो था ऑप्शन, ये सत्य कथन करने के लिए बोल रहा है, सही कथन चूज करने के लिए। तो 1 और 2 किसमें? ऑप्शन बी में। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन को चुनें। ठीक है। 1 में महापाषाण में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए तथा दूसरे कब्र में मिट्टी के बर्तन भी पाए गए। ये क्या सत्य है? मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं और दूसरे कब्र में 33। इससे दर्शाता क्या है कि एक गरीब भी होते थे और एक अमीर भी होते थे। तो ये ऑप्शन 1 सही है, कथन 1 सही है। कथन 2 में एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग दफनाया जाता गया था। बाद में मरने वालों लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता। ये भी सत्य है। पोर्ट होल यानी कि गोलाकार का होल बना दिया जाता था कब्र में, और उसके बाद उसको फिर से क्या उसी पोर्ट होल के जरिए ला करके वो बड़े वाले कब्र में सभी को ला करके डाल दिया करता था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी में है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 18 तक ही था अध्याय 4 में। तो अब हम लोग अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जो कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1
देख लीजिए, आज से 3000 वर्ष पहले लोग किस प्रक्रिया के द्वारा राजा बनते थे? तो यज्ञ करके राजा बनते थे, जो कि अश्वमेध यज्ञ कराते थे। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करें। तो इसमें असत्य कथन चयन करने के लिए बोल रहा है। तो 1 नंबर कथन कह रहा है कि ये क्वेश्चन 2 है, तो 1 नंबर कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और किसी दूसरे राजा ने रोका तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करनी पड़ती थी। ये सत्य है, ऐसा ही होता था उस समय। फिर 2 नंबर में अश्वमेध करने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ये भी सत्य है, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आंसर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, इसमें जो कह रहा है ना असत्य कथन कर रहा है, लेकिन हम ये तो दोनों सत्य हैं। तो इसमें जो असत्य कथन चूज करने के लिए बोल रहा है, तो असत्य आंसर कौन सा हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने सोचा कि सत्य, तो ये सत्य में सी है, तो इसीलिए दोनों है, तो सी में डाल दिए। लेकिन ये असत्य बोल रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आंसर जो है डी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से युद्ध क्षेत्र में राजा के सहचर कौन होते थे? तो उसका सारथी होते थे। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही कथन को चयन करें। यज्ञ के अवसर पर राजा के सारथी राजा की विजयों तथा अन्य गुणों गान करते थे। ये सत्य है। जब लड़ाई होता था तो उससे समय सारथी ही उसका सहचर बनता था। इसलिए जब भी यज्ञ होता था तो यज्ञ होने के दौरान में उस समय राजा वो जो सारथी थे वही मतलब उसका क्या करते थे, या उसका पूरी तरह से लोगों को सुनाते थे। ऑप्शन 2, वैश्य और शूद्र जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें भी अनुष्ठान में शामिल किया जाता था। तो वैश्य को तो वहाँ पर शामिल करने के लिए निमंत्रण दिया करता था, लेकिन शूद्र को नहीं। तो इसमें बोल रहा है कि कथन का चयन, सही कथन का चयन करने बोल रहा है। तो कथन 1 ये गलत है और ये सत्य है। तो केवल ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या करें? निम्नलिखित को मिलान करें। ब्राह्मण जो करते थे यज्ञ कराते थे, ठीक है। क्षत्रिय जो कराते थे युद्ध कराते थे। फिर वैश्य जो करते थे खेती करते थे। फिर शूद्र जो करते थे तीनों वर्ग का सेवा करते थे। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद का जन के सबसे बसने की जगह, यही सत्य है। ए में ही जन की बसने की जगह को ही जनपद कहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से जनपद के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। इसमें बोल रहा है गलत कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। पहला में, यहाँ लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। तो ये सत्य है। फिर 2 में, लोग चावल गेहूं धान तिल तथा सरसों जैसी फसलों उगाते थे। तो ये भी सत्य है, इस समय ये सब उगाते थे। फिर 3 में, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें से कुछ धूसर और कुछ काले रंग के होते थे। तो ये गलत है, लाल रंग के होते थे। तो इसमें बोल रहा है कि असत्य कथन, निम्नलिखित में से संदर्भ में गलत कथन। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, महाजनपद का उदय कब हुआ था? 2500 साल पहले हुआ था। ये ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का रहा महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन देख लेते हैं। कथन 1 में, इस काल में लकड़ी के हल की जगह लोहे, ये हल नहीं फॉल होगा, लकड़ी के फॉल की जगह लोहे की फॉल बनाने लगे, जिससे जमीन की को भी आसानी से जोता जाने लगा। तो ये एक कथन जो है सत्य है, इसमें सही कथन बोल रहा है। तो एक कथन सत्य हुआ। 2 में, महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर भी वसूलने लगे थे। ये भी सत्य है, ठीक है। तो 9 नंबर में है 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद शक्तिशाली जनपद होने का कारण क्या था? क्या कारण था देख लीजिए। पहला में, मगध से सोन जैसे नदियां बहती हैं जो यातायात जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सत्य है।
फिर 2 नंबर में मगध के 2 शक्तिशाली राजा बिंबिसार और अजातशत्रु अन्य जनपदों को जीतकर क्षेत्र विस्तार किया, तो यह भी सत्य है। 3 में मगध की आधुनिक राजधानी राजगिरी को बनाया गया, तो ये जो है आधुनिक नगर मगध का जो आधुनिक है वो राजगिरी को नहीं बनाया गया था, तो ये गलत है, जो कि पाटलिपुत्र का राजधानी इसका था। अभी पटना का जाते हैं, तो ऑप्शन ए और कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, तो इसमें बोल रहे हैं कि सत्य कथन चुनने के लिए बोल रहे हैं। जनपद होने के कारण क्या था, तो यही दोनों कारण था, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1 और 2। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था, कहाँ का राजा था, तो वो मगध का राजा था, अजातशत्रु अभी पढ़े। फिर 12 में सिकंदर कहाँ का राजा था, कहाँ का, मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, कब, 2300 साल पहले आक्रमण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर मिस्र और पश्चिम एशिया के राज्यों को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के में किस नदी के किनारे पहुंचे, तो व्यास नदी के किनारे पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से वज्जी संघ की राजधानी कहाँ था, तो वैशाली है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वज्जी संघ के संदर्भ में सही कथन का क्या है, तो इसकी राजधानी वैशाली थी, ये सत्य है, तो सही कथन ही चुनने के लिए बोल रहा है, तो एक कथन एक सही है। विश्व की एकमात्र संघ जहां गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था था, यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, तो ये सत्य है। फिर 3 में इस संघ के सभी सभाओं में स्त्री, दास और कामगार भी इस सभा में भाग लेते थे, ये असत्य है, यह गलत है, ये स्त्री यहाँ पर नहीं लेते थे, गण का जो लोग था, पुरुष लोग, तो वही लोग इस सभा में भाग लेते थे। फिर 4 में कथन 4 में कर रहा है, वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय के लिए किया गया है, तो ये भी सही है, तो 1, 2 और 4 सही है, तो इसमें ऑप्शन सी में आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 17, अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने से पहले किस मंत्री को बुध के पास सलाह लेने के लिए भेजा, कौन सा, वस्कार को सलाह लेने के लिए भगवान बुध से भेजा, जो भगवान बुध ने कहे कि अगर आप लोग एकजुट में एक गण में अगर सभी लोग रहते हैं तो कोई भी दूसरे देश के दूसरे क्षेत्र के राजा आकर के आक्रमण करे तो वो जीत नहीं पाएगा, तो इसलिए आप लोग क्या एकजुट में रहा करें, तो ऑप्शन बी जो है वस्कार है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का। तो अब अध्याय 5 तक का सभी क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 6 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज इतना ही।